सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी के एडिटोरियल क्लास में, जहाँ पे द हिंदू के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को पढ़ करके, एडिटोरियल्स को पढ़ करके इंग्लिश को आसान तरीके से हम सीखने की कोशिश करते हैं। आप भी सीख सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करें, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस आर्टिकल को। शुरू करेंगे अपनी क्लास को। पाकिस्तान ने एक नया नक्शा बना दिया इंडिया का, जिसमें जूनागढ़ जो है ना गुजरात का, उसको भी उन्होंने पाकिस्तान में दिखा दिया है। तो इसके ऊपर बना हुआ बेस्ड है अपना आज का आर्टिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है कार्टोग्राफिक चैलेंज होती है चुनौती, कार्टोग्राफी एक आर्ट होती है। देखो, ग्राफ मतलब लिखना, कार्टो मतलब नक्शा, नक्शे को लिखने की आर्ट। द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ग्राफ रूट हम कर चुके हैं खबरी पे, हमने देखा है ग्राफ रूट से कैसे बहुत सारे अलग अलग तरह के वर्ड्स बनते हैं। कार्डियोग्राफ है ना, कार्टोग्राफ। तो कह रहे हैं कार्टोग्राफिक चैलेंज इंडिया के सामने आ गया है। हर कंट्री इंडिया के आसपास की अपना अपना नक्शा बना करके इंडिया के हिस्सों को अपने अंदर बता रही है। तो इस चुनौती से इंडिया को निपटना पड़ेगा। अब जो खास चुनौती है इस बार वो है ऑन पाकिस्तान्स न्यू मैप, पाकिस्तान के नए नक्शे के बारे में ये चुनौती है। चलिए देखते हैं टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे हैं पाकिस्तान्स न्यू मैप इज इंटेंडेड टू प्रोवोक इंडिया एंड इंटरनेशनलाइज द बॉर्डर डिस्प्यूट्स। कह रहे हैं पाकिस्तान का जो ये नया नक्शा है, नया मैप है, ये है इंटेंडेड। अब देखो, इंटेंडेड का मतलब क्या है, क्या आपका इरादा है, क्या आपका एम है। कह रहे इस नक्शा जो है ना, ये नक्शा, इसका एक ही इरादा है कि कैसे प्रोवोक किया जाए, चिढ़ाया जाए, उकसाया जाए इंडिया को, हिंदुस्तान को, और इंटरनेशनलाइज किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाए इस बॉर्डर के डिस्प्यूट्स को। अगर पाकिस्तान का जो नया नक्शा है ना, उसके सिर्फ दो ही रीजन्स हैं, दो ही इंटेंशंस हैं, इंडिया को चिढ़ाना और बॉर्डर डिस्प्यूट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना, उठाना। सेंटेंस समझ गए होंगे, सिंपल सेंटेंस है। मैप हमारा सब्जेक्ट है, पाकिस्तान का मैप, और इज हमारी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक हर रोज की तरह आपके सामने है। जरूर मिलाते जाएं, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरे जैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी। क्रिस्टल क्लियर आप चीज़ों को समझने लगेंगे सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ने के बाद। अब इस सेंटेंस के अंदर की वोकैबुलरी को देख लेते हैं। इंटेंडेड मतलब इरादे वाला, एम्ड एट, प्रोवोक करना मतलब चिढ़ाना, उकसाना, इंस्टिगेट करना, ट्रिगर करना, इंसाइट करना, सबके सब प्रोवोक के, उकसाने के जो है सिनोनिम्स हैं, है ना। हिंदी में लिख रहा हूँ जानबूझ करके, ताकि अच्छे से आप रिलेट कर पाएँ, और अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से नोट्स भी बना पाएँ। इंटरनेशनलाइज करना मतलब किसी मुद्दे को इंटरनेशनल बनाना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उठाना। चलिए आगे बढ़ते हैं समरी के साथ। मैं आपको एक समरी देता हूँ हर रोज़, ताकि आपको पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी से पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ऑफिशियल वाईटी नो चैट्स। यहाँ पे आपको हर रोज़ सुबह में हर एडिटोरियल की पीडीएफ मिल जाएगी, और एडवांस में मालूम भी चल जाएगा आपको शाम को कौन सा एडिटोरियल हम करने वाले हैं। तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं आप। दूसरा, कुछ लोगों की मेंबरशिप रिलेटेड क्वेरीज हैं, जिनके कार्ड्स वगैरह काम नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है। ग्रुप को ज्वाइन करके, मैं एडमिन हूँ, मुझे पर्सनल मैसेज भेज करके आप पूछ सकते हैं, है ना, आपकी क्वेरीज। चलिए शुरू करेंगे। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, आपको मालूम चले क्या बारे में हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना नक्शा नया वाला बना दिया है, जिसमें जूनागढ़ को पाकिस्तान ने अपने अंदर बता दिया है। जूनागढ़ वाला वो एरिया है जो कभी भी पाकिस्तान का रहा नहीं है। इस पे मुद्दा हुआ करता था, इशू हुआ करता था, पर उसको रेफरेंडम के बाद, जनमत संग्रह के बाद इंडिया के अंदर मिला लिया गया था, और दोनों के बीच में आज की डेट में जूनागढ़ के ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी आज तक नहीं थी। तो 80 साल बाद, 70 साल बाद जो है अचानक से पाकिस्तान को याद आया कि जूनागढ़ हमारा है। अब देखो, ये कह रहा है कि ये जो नक्शा है ना पाकिस्तान का, ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड आया है चाइना के बॉर्डर की एलओसी पे जो चल रहा है काम सारा का सारा उससे, और दूसरा नेपाल ने जो नया नक्शा दिया है उससे। तो कह रहे तीनों मिलकर के एक स्ट्रेटेजी के साथ इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे अब इंडिया को एक 3 फ्रंट वॉर है ना, 3 फ्रंट वॉर, उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तीनों की मंशा यही है कैसे इंडिया को प्रेशर में लाया जाए। तो बस यही इसकी समरी आज की। थोड़ा सा लंबा है, कोशिश करें 5-6 सेंटेंसेज में इस समरी को लिखने की, कमेंट सेक्शन में डालें। आज की टोन है रिवीलिंग। इस टोन को कब लिखते हैं हम, जब आप किसी कहानी के पीछे का मोटिवेशन बताते हो कि ये कहानी कैसे पैदा हुई। तो आज पूरी कहानी जो है इस नक्शे की वो खोल के समझाएगा, उसके पीछे का मोटिवेशन बताएगा, रिवील करेगा, खुलासा करेगा। द टोन वुड बी रिवीलिंग टोन। चलिए शुरू करते हैं। करें द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज टर्म्ड पाकिस्तान्स अनाउंसमेंट of a new political map which asserts its claims on Jammu and Kashmir
Siachen and Sar Creek, and lays a new claim to Junagadh as an exercise in political absurdity, and accused Pakistan of attempting a form of territorial aggrandizement supported by क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। देखो सेंटेंस लंबा है पर देखना ध्यान से, समझोगे तो समझ में आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, जो हमारा जो विदेश विभाग है, उसने टर्म कर दिया है। अब देखो टर्म करना क्या होता है, नाम देना, किसी चीज़ को टर्म देना, किसी चीज़ का नामकरण करना। तो इसने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने टर्म कर दिया है किसको, पाकिस्तान की जो ऐलान है ना एक नए पॉलिटिकल मैप का, एक नए सियासी नक्शे का। अब वो नक्शा कौन सा नक्शा है, जो कि असर्ट करता है, जोर डाल के कहता है इसके क्लेम को जम्मू एंड कश्मीर पे, अच्छा और किस पे, सियाचिन पे, अच्छा और किस पे, सर क्रीक नाम की जगह पे। अच्छा और ये वो नक्शा है जो इन तीनों पे तो असर्ट करता है ये अपना क्लेम, साथ ही साथ ले करता है, बिछा देता है, एस्टैब्लिश कर देता है एक नए दावे को जूनागढ़ पे। आज तक पाकिस्तान का जूनागढ़ पे कोई दावा नहीं था, 2020 में पाकिस्तान को लगता है जूनागढ़ हमारा है। तो कह रहा है ये वाला वो नक्शा जो कि ये दोनों तरह के काम करता है। कह रहा है इस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ना टर्म कर दिया इस अनाउंसमेंट को, और कैसे, एक ऐसी एक्सरसाइज की तरह जो है पॉलिटिकल एब्सर्डिटी की। पॉलिटिकल मतलब सियासी, राजनीतिक, एब्सर्डिटी मतलब बेवकूफ़ी। तो हमारी मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, ये एक सियासी बेवकूफ़ी है, कुछ लोग पॉलिटिशियन बेवकूफ़ हो गए हैं पाकिस्तान में। अच्छा इसी मिनिस्ट्री ने एक दूसरा वर्ब भी यूज़ किया, वो किया अक्यूज़ करने का। अक्यूज़ करना मतलब आरोप लगाना। कह रहे इसने आरोप लगा दिया पाकिस्तान पे कि ये अटेम्प्ट कर रहे हैं एक ऐसी फॉर्म को जो है टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट की। टेरिटोरियल मतलब आपकी टेरिटरी, और एग्रेंडाइजमेंट मतलब किसी चीज़ को इजाफा करना। तो कह रहा है ये कोशिश कर रहे हैं अपनी टेरिटरी में इजाफा करने की, टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट की। अच्छा ये कौन सी एग्रेंडाइजमेंट है, जिसको सपोर्ट किया जाता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के द्वारा, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर की तरफ आतंकवाद को भेजने के द्वारा। देखो लंबा सेंटेंस था, सारे पीस मैंने आपके सामने खोल के रखे हैं। अब मैं इन पीसेस को एक साथ एक माला में पिरोता हूँ तो आपको समझ में आएगा ये क्या कहना चाह रहा है ना। कह रहा है ये मिनिस्ट्री ने नाम दिया है पाकिस्तान की अनाउंसमेंट को, पॉलिटिकल मैप को, पॉलिटिकल मैप की जो अनाउंसमेंट है उसको, और क्या नाम दिया है, क्या टर्म किया है। अब देखो यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, एक एक्सरसाइज की तरफ जो कि है पॉलिटिकल एब्सर्डिटी की, जो है सियासी बेवकूफ़ी पने की। और इस मिनिस्ट्री ने अक्यूज़ किया पाकिस्तान को कि अटैम्प्ट कर रहे हैं अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करने का, टेरिटोरियल एग्रेंडाइजमेंट का। और ये वो अटैम्प्ट है जो सपोर्टेड बाय है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के द्वारा, इसमें इन्होंने आतंकवादियों का भी सहारा लिया है। अब देखो बीच वाले में क्या बताया, इसने बताया ये मैप कौन सा है, ये वो वाला मैप है जो असर्ट करता है, जो डाल के कहता है इसके क्लेम को जम्मू एंड कश्मीर पे, सियाचिन पे और सर क्रीक पे। और ये वो वाला मैप है जो इस्टेब्लिश करता है इसके नए क्लेम को जूनागढ़ पे। तो समझ गए ना, तो सेंटेंस तो ऐसा ही बनाए, ये सब्जेक्ट, ये इसकी पहली वर्ब और ये दूसरी वर्ब, ये दूसरा सब्जेक्ट विच, इसकी पहली वर्ब असर्ट और एंड के बाद दूसरी वर्ब प्लेस। तो इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब मिलाओगे तो देखो कितना इजी है इस सेंटेंस को पढ़ना। अब इस सेंटेंस पे देखने वाले वोकैब पे आते हैं अपने, जो ज़रूरी है। टर्म करना, किसी को नाम देना, नेम करना, स्पेसिफाई करना। असर्ट करना मतलब जोर दे के कहना, एम्फोसाइज करना, रिआइट्रेट करना। जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, ये मैंने ऊपर लिखा है जोर देकर कहना, है ना, एम्फोसाइज करना, रिआइट्रेट करना। ले करना मतलब बिछाना, इस्टेब्लिश करना। अक्यूज़ का मतलब क्या है, किसी के ऊपर आरोप लगाना। कमाल की बात यह है कि अक्यूज़ आरोप लगाना और अक्विट मतलब आरोप ना लगाना, बरी करना। दोनों के बाद ऑफ नाम का प्रेपोजिशन फिक्स है। तो अक्यूज़ के बाद में भी ऑफ आएगा, जैसे अक्यूज्ड पाकिस्तान ऑफ अटेम्प्टिंग, और अक्यूट के बाद में भी ऑफ आएगा वी वर एक्विटेड ऑफ दिस क्राइम, इस क्राइम के लिए हमें बरी कर दिया गया था। एग्रेंडाइजमेंट मतलब होता है, देखो इसमें ग्रैंड आ रहा है बीच में, चीज़ों को ग्रैंड बनाना इज कॉल्ड एग्रेंडाइजमेंट, किसी चीज़ को बड़ा बनाना, है ना। दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं आपसे एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। ये एडिटोरियल सीधे सीधे बना हुआ एक महल है। आपको अगर इसकी नींव में जाना है, कहने का मतलब आप आसान भाषा में एडिटोरियल को पढ़ना चाहते हो, तो उससे पहले आपको ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे चैनल पे मैं ग्रामर प्लेलिस्ट के अंदर सारी ग्रामर की वीडियोस को एक एक करके डाल रहा हूँ। ये चैनल का होम पेज है, ग्रामर प्लेलिस्ट पे जाएं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YIT। शुरू से प्ले करें, 19 वीडियो अभी तक इसमें आ चुकी हैं। जैसे जैसे आप इनको पढ़ते जाएंगे, आपके लिए कोई भी एडिटोरियल पढ़ना ईजी होता जाएगा। समझ गए होंगे, आगे बढ़े। कह रहा है पाकिस्तान डिसीजन to issue the map, a tit for tat maneuver in return for India's decision to reorganize Jammu and Kashmir a year ago, appears to reset several agreements with India that have been concretized over past 70 years।
ये सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है पाकिस्तान का जो फैसला है इश्यू करने का एक मैप को, जो कि एक टिट फॉर टैट मैन्यूवर भी है, जो कि एक जैसे को तैसे वाली पैतरेबाजी भी है, जैसा तूने किया वैसा मैं करूंगा। तो कह रहा है पाकिस्तान का डिसीजन है ना, जैसे कि तैसा वाला मैन्यूवर जो है, और क्या किस लिए, इन रिटर्न फॉर, बदले में इंडिया के उस डिसीजन के फैसले के जो था रीऑर्गेनाइज करने का J&K को 1 साल पहले। तो कह रहे हैं जो डिसीजन है ना पाकिस्तान का, अब इसकी वर्ब आई है अपीयर्स, ये दिखाई देता है। और क्या दिखाई देता है भाई, रीसेट करता हुआ बहुत सारी अरेंजमेंट्स को, बहुत सारे प्रबंधों को, अरेंजमेंट्स जो हमने पहले कर चुके हैं विद इंडिया के साथ। अच्छा ये कौन सी अरेंजमेंट है, जो कि कॉन्क्रीटाइज्ड हो चुकी हैं, जो पक्की बनाई जा चुकी हैं पिछले 70 सालों के दौरान। तो कह रहा है पाकिस्तान ने कोशिश तो ये की हम उसको जवाब देंगे इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया तो हम भी एक नया मैप बनाएंगे। कह रहे लेकिन ये दिखाई देता है कि इसने ऐसी अरेंजमेंट्स को तोड़ने की कोशिश की है जो कि 70 साल पहले पाकिस्तान इंडिया से कॉन्क्रीटाइज कर चुका था। देखो ये बिल्कुल सही बात है, जूनागढ़ में पाकिस्तान का कभी कोई क्लेम नहीं रहा है। जब से जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम हुआ है तो कॉन्क्रीटाइज्ड अरेंजमेंट थी विद इंडिया। अब कह रहा है जूनागढ़ हमारा है। अब देखो इस सेंटेंस पे देखने वाले वर्ड्स देखते हैं। टिट फॉर टैट, इसको आप रोज यूज कर सकते हैं और इनफैक्ट करते भी होंगे। जैसे को तैसा को बोलते हैं टिट फॉर टैट। मैन्यूवर मतलब होती है पैतरेबाजी, इसके सिनोनिम में बहुत अच्छे अपने पास, पोस्चरिंग, टैक्टिक और गिमिक, तीनों का मतलब होता है पैतरेबाजी। कॉन्क्रीटाइज वर्ड बना है कॉन्क्रीट से, कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट, किसी चीज को पक्का बनाना, सीमेंट बनाना, कंक्रीट बनाना इज कॉल्ड कॉन्क्रीटाइज्ड। समझ गए ना। अगर आप और मैं कोई फैसला ले लें, आपस में कोई एग्रीमेंट कर लें, दैट एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्क्रीटाइज्ड एग्रीमेंट, है ना, पक्का एग्रीमेंट। चलो आगे बढ़े। कह रहे द मैप द इमरान खान गवर्नमेंट अनवेल्ड lays claim to all of the Jammu and Kashmir, thus far shown as the disputed territory, draws a line demarcating Gilgit-Baltistan separately from the part of Jammu, part of Kashmir, under its control, Pakistan occupied Kashmir। पहले इतना पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस देखो काफ़ी लंबा है। कह रहे जो खास नक्शा है द मैप, ये जो खास नक्शा पाकिस्तान जिसको लेकर के आया है, कह रहे वो नक्शा जिसको इमरान खान की गवर्नमेंट ने अनवेल किया है, जिसके ऊपर से पर्दा उठाया है, जिसको लॉन्च किया है। कह रहे ये जो नक्शा है ना, अब इसकी वर्ब आई है लेस। ये नक्शा ले करता है, इस्टेब्लिश करता है अपने दावे को सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर पे। कह रहे जो कि अभी तक जो कि अभी तक दिखाया गया था एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की तरह। तो अभी तक पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहता था, अब कहता है पूरा का पूरा मेरा है। तो पहला काम तो ये नमैप जो है ना, ये ले करता है इस क्लेम को। अच्छा भाई दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम करता है ड्रॉ करने का एक लाइन को जो अलग करती है गिलगिट बाल्टिस्तान को, डिमार्केट करती है। और कहाँ से अलग करती है, अलग करती है पार्ट ऑफ कश्मीर से। तो इसने दूसरा काम क्या किया है, गिलगिट बाल्टिस्तान को कश्मीर से अलग ही कर दिया, बोल दिया ये तो हमारे पास हमेशा से ही था। कह रहे अंडर इट्स कंट्रोल, जिसको POK भी हम कहते हैं। तो दो काम करता है नक्शा। अच्छा भाई तीसरा काम भी करता है, ये रीनेम करता है जम्मू एंड कश्मीर को। और कैसे, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो इंडिया के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड J&K नाम से बोलता है। देखो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं इस नक्शे ने। पहले क्या था, एक इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर था, एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर था, है ना। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम बोलते थे गिलगिट बाल्टिस्तान, पर वो था कश्मीर। अब इसने क्या किया, इसने बोल दिया गिलगिट बाल्टिस्तान तो कश्मीर है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान ही है। तो पहली बात तो इसने इसको अलग कर दिया POK को, है ना। दूसरा कह रहा है जो कश्मीर है ना वो इंडिया के पास है और वो इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई कर दिया, है ना। अब इस सेंटेंस पे देखने वाले वर्ड्स बता देता हूँ मैं आपको, और एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा, अनवेल करना। ध्यान से देखना, इस मैप की ना 3 वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है लेस, फिर दूसरी वर्ब है ड्रॉज, फिर तीसरी वर्ब है रिनेम्स, है ना। तीनों का एस लगा हुआ है क्योंकि मैप सिंगुलर है। सिंगुलर वर्ब हमेशा जो है पीछे एस लेती है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो इस मैप की 3 वर्ब्स है, लेस, ड्रॉज एंड रिनेम्स। कंफ्यूज मत होना, एक ही सब्जेक्ट 3 वर्ब्स लेकर के बैठा है। अब देखने वाले वर्ड्स बताता हूँ। अनवेल करना, पर्दा उठाना, इंट्रोड्यूस करना, लॉन्च करना। वेल मतलब पर्दा होता है ना, तो अनवेल करना मतलब पर्दा उठाना। अच्छा, डिमार्केट करना होता है किसी चीज़ के ऊपर से बाउंड्री खींचना, किसी चीज़ को डिवाइड करना। अगर आप किसी एरिया को डिमार्केट कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं ये वाला एरिया मैंने मार्क कर दिया है, अब मेरा है, इसके अंदर आप नहीं घुसोगे, है ना। तो डिलिमिट करना, डिवाइड करना, डिमार्केट करना एक ही बात है। अब इसमें देखने वाला कॉन्सेप्ट जो है ना आज का, वो ये वाला है। इसमें एक एरर है, पहले मैं 5 सेकंड आपको देता हूँ, आप सर्च करो। मैंने शायद इसमें मार्क भी कर रखी है आपके सामने, कोशिश करो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ वो एरर बताता हूँ। चलो अब बताता हूँ आपको एरर क्या है। रीनेम करना, ये एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद कभी भी एज नहीं लेती। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं इंग्लिश में जिनमें
हम जनरली एज कंसीडर एज लगा देते हैं उनके बाद, जनरली लगना नहीं चाहिए, है ना। हमारे को ऐसा लगता है कि एज लगना चाहिए, पर एक्चुअल में एज वहाँ पे नहीं लगता है। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी वर्ब्स हैं, नेम, रीनेम, अपॉइंट, रजिस्टर, इलेक्ट, कंसीडर, मेक, चूज, थिंक, ऑल। इन सब के बाद कभी भी एज नहीं लगाया जाता। ये क्यों नहीं लगाया जाता, ये ग्रामर सीरीज में आएगा आगे जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप मेरे साथ पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने के कारण इनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कभी भी एज के बिना आते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस, ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर, वो माना जाता है सबसे ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर। सेंटेंस तो हम ये कहना चाह रहे हैं वो माना जाता है सबसे ज़्यादा टैलेंटेड। दिक्कत क्या है, कंसीडर के बाद में जो माना जाता है ना उसको सीधे लिखें बिना एज के। तो यहाँ पे जो एज को है ना मैं क्या करूँगा, रिमूव कर डालूंगा। तो ही इज कंसिडर्ड द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर। वैसे ही दे इलेक्टेड हिम एज द प्रेसिडेंट, इवन एज कुछ डिक्शनरीज जो हैं वो भी एज बताती हैं इलेक्ट के बाद, बट ग्रामर प्योरिस्ट ग्रामर कहती है उसके बाद एज ना लगाया जाए। अब बोलने में तो कुछ भी बोल दो, है ना, डिक्शनरीज भी आजकल बोलने वाली लैंग्वेज के ऊपर बनने लगी हैं, पर एक्चुअली में इलेक्ट वर्ब के बाद, अपॉइंट वर्ब के बाद, रजिस्टर वर्ब के बाद एज को नहीं लगाना है। ही वॉज नेम्ड एज द स्टैलिन ऑफ इंडिया, उसको इंडिया का स्टैलिन बोला जाता है, नेम किया गया। तो क्या करूँ मैं, इस एज को यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ही वॉज नेम्ड द स्टैलिन ऑफ इंडिया। तो वैसे ही नेम है और रिनेम है, इन दोनों वर्ब्स के बाद हमें एज नहीं लगाना। अभी इस एज को आपको यहाँ से उखाड़ जो है ना फेंकना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। जो ग्रामर कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रहा हूँ ना उनका अलग से मैंने क्विज बना दिया है। मैं एक काम करता हूँ, अभी आपको क्विज दिखा देता हूँ ताकि आप साथ साथ सोल्व भी करते जाएं जैसे जैसे ग्रामर मेरे साथ पढ़ेंगे, है ना। ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं, एरर फाइंड आउट करके सही करके लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में आप डालें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, है ना, फिर आगे मेरे साथ पढ़ते जाएं इस क्विज को। चलिए, कह रहा द न्यू मैप लीव्स द क्लेम लाइन विद लद्दाख अनक्लियर। नया जो मैप है वो छोड़ देता है जो क्लेम की लाइन है लद्दाख के साथ बिल्कुल अनक्लियर, है ना, उसमें कोई भी लाइन ठीक तरीके से नहीं बनाई। अब देखो इसमें पॉलिटिक्स कैसी हो रही है, पाकिस्तान चाइना पर डिपेंडेंट है, हम जानते हैं। अब चाइना को खुश करने के लिए लद्दाख के ऊपर से लाइन जो है उसको ठीक तरीके से नहीं बनाया कि इसको ये इंडिकेशन जाए चाइना को कि लद्दाख आप ले सकते हैं, हमें इंडिया के पास नहीं होना चाहिए, चाहे हम लें चाहे आप लो, है ना। कह रहा व्हाइल ईच ऑफ दीज एक्ट्स इज आउटरेजियस फॉर न्यू दिल्ली इट शुड ऑल्सो बी क्वेश्चन इन इस्लामाबाद। अब इसमें कुछ कमियां बताएगा, है ना। कह रहे जहां पे ये सारे के सारे जो एक्ट है ना जो पाकिस्तान ने किए हैं ये आउटरेजियस है न्यू दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली के लिए बहुत ऑफेंसिव है, बहुत वेरी बैड है, ऑफेंसिव है, अनरीजनेबल है, बहुत ही खराब लगने वाले हैं। तो हर एक एक्ट जो है बड़ा खराब है दिल्ली के लिए। कह रहे इसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए वहीं इस्लामाबाद के अंदर भी। तो कह रहे जहाँ पे इंडिया तो परेशान होगा ही होगा इससे, इस्लामाबाद के अंदर भी पाकिस्तान के इस मूव को सवाल उठाए जाने चाहिए। अब ये बताएगा इसमें पाकिस्तान का नुकसान कैसे है ना। आगे बढ़ने से पहले इसी सेंटेंस में आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट है। देखो ईच, एनी, ईदर, नीदर, नन और ऑल, ये 6 तरह के प्रोनाउन हैं जो आपस में बहुत कंफ्यूजन वाले हैं। मैंने इनको एक टेबल बना के आपको समझा दिया है ना। ध्यान देने की चीज़ क्या है, इनको कैसे याद करना है इस टेबल को। ईच, ईदर, नीदर, नन और ऑल, इन सब के बाद में जब भी ऑफ आएगा इनके बाद में प्लूरल नाउन को ही यूज़ किया जाए, क्योंकि ये सिलेक्शन का काम करते हैं। जब बहुत सारी चीज़ें होंगी तभी आप सिलेक्ट कर पाएंगे, जब आपके पास एक ही चीज़ होगी तो आप सिलेक्ट क्या करेंगे, आपके पास तो है ही एक चीज़, है ना। तो हमेशा इनके बाद प्लूरल नाउन से ही आएंगे। और इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी ईच के केस में, एनी के केस में, इधर के केस में और इन तीनों केस के अंदर, और प्लूरल वर्ब आएगी ऑल के केस के अंदर। अब देखो नीदर और जो नन बचा ना, इनके बाद में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स आती हैं, पर हमें प्रेफर करनी है सिंगुलर वर्ब। प्लूरल भी लगती है, सिंगुलर भी लगती है, पर हमें प्रेफर करनी है सिंगुलर वर्ब। तो कोशिश करें इन तीनों के आगे सोचें, ईच, एनी और इधर, इनके बाद सिंगुलर, नीदर और नन के बाद प्लूरल और ऑल के बाद में हमेशा प्लूरल। अब मैं आपको याद करना बताता हूँ इनको कैसे याद करना है। इनका मीनिंग आप समझ जाओगे ना तो ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे ईच का काम होता है 1 by 1 लेगा एक ग्रुप में से जिसके अंदर 2 से ज़्यादा लोग हैं। ईच का मतलब क्या है, 1 by 1 एक ग्रुप में से जिसमें 2 से ज़्यादा लोग हैं। ईच ऑफ द बॉयज इज हार्ड वर्किंग, ये सारे के सारे लड़के हैं ना 2 से ज़्यादा हैं, जो 3, 4, 5, 15,000, 20,000, 1 लाख जितने भी लड़के हैं 2 से ज़्यादा है, इनमें से हर एक हार्ड वर्किंग है। सबके सब हार्ड वर्किंग है वो बात ठीक है, पर हम सब में से एक एक की बात कर रहे हैं। राम भी है, श्याम भी है, मोहन भी है, सलीम भी है और जो है सलमा भी है। लड़के लड़कियां सबके सब जो है हार्ड वर्किंग है। तो ईच का काम क्या होता है, मोर देन 2 में से सबको 1 by 1 लेना। क्योंकि ये 1 by 1 लेता है इसलिए सिंगुलर वर्ब होती है, और क्योंकि मोर देन 2 होते हैं इसलिए प्लूरल नाउन इसके आगे लगता है। वैसे ही ईच से मिलता जुलता होता है ऑल, ये सबके सबको लपेट लेता है पर 1 by 1 नहीं लपेटता।
मैं बोल रहा हूँ ऑल ऑफ दीज बॉयज आर हार्ड वर्किंग, तब मैं एक एक की बात नहीं कर रहा हूँ ईच की तरह, मैं सबकी बात कर रहा हूँ एक साथ, तो इसलिए प्लूरल वर्ब लूंगा और प्लूरल नाउन लगाऊंगा ऑफ के बाद। तो समझ गए ना लॉजिक। यहाँ पे क्यों सिंगुलर वर्ब लगी ईच के बाद, क्योंकि हम वन बाय वन बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्यों प्लूरल वर्ब लगी, क्योंकि हम सबकी बात कर रहे हैं। अब देखो एनी का मतलब क्या है, एनी का मतलब है किसी एक को लेंगे दो से ज्यादा में से, है ना, मोर देन टू है पर उनमें से एक को ही लेंगे, वन बाय वन सबको नहीं, एक को ही लेंगे। तो एनी के बाद में जब दो से ज्यादा होंगे तो एक को लिया जाएगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगी, और दो से ज्यादा होने के कारण प्लूरल नाउन लगेगा। अच्छा सर मान लो दो ही हो, फिर क्या करोगे आप, तो भाई एनी की जगह इधर को यूज करें, जब आपके पास दो ही हैं तो एनी की जगह इधर यूज होगा सिंगुलर वर्ब प्लूरल नाउन के साथ। अच्छा सर मान लो किसी को भी ना लेना हो, अगर दो से ज्यादा है और किसी को भी नहीं लेना तो नन लगेगा, और अगर दो ही हैं दोनों में से किसी को नहीं लेना तो नीदर लगेगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से इस टेबल को देखें और हमेशा आपको याद रहेगा किसके साथ क्या लगाना है। तो देखिए इस लॉजिक के साथ इस टेबल को याद किया जा सकता है, आपको इनका मतलब पता लग जाए। ईच मतलब एक बार एक एक करके सबके सब, एनी मतलब दो से ज्यादा में से एक, इधर मतलब दो में से एक, नीदर मतलब दो में से एक भी नहीं, नन मतलब दो से ज्यादा में से एक भी नहीं, ऑल मतलब दो से ज्यादा में से सबके सब। तो ऐसे अगर आप याद करेंगे तो सबके सब आपको क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि संडे की वीडियो में आ जाएगा, प्लस ऊपर जो क्विज है उसके अंदर ये अप्लाई होगा। आप अपने आंसर्स डालें, मैं अपने डालता हूँ, मैच करेंगे अपने, आपको मालूम पड़ेगा ये कैसे अप्लाई होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कहाँ चला गया, हाँ, कह रहा है पाकिस्तान क्लेम टू ऑल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट नॉट लद्दाख गोज अगेंस्ट इट्स ओन कमिटमेंट टू एजुकेट द फ्यूचर ऑफ ऑल 6 पार्ट्स ऑफ अर्स्ट वाइल योर रॉयल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कह रहा है पाकिस्तान का जो दावा है ना सारे JNK पे, लेकिन नहीं लद्दाख पे। देखो लद्दाख JNK का पार्ट है, तो कह रहा है पाकिस्तान ने दावा तो कर दिया JNK पे लेकिन लद्दाख पे नहीं किया। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, जो क्लेम है जाता है अगेंस्ट खिलाफ इसके खुद के उस कमिटमेंट पे, उस वादे पे जो है एजुकेट करने का, डिसाइड करने का, डिटरमिन करने का फ्यूचर को, भविष्य को, और किसके भविष्य को, सारे के सारे 6 पार्टों के। और वो किसके पार्ट हैं, पुराने वाली इस रॉयल स्टेट के, अर्स्ट वाइल स्टेट के। अब स्टेट तो बची नहीं, अब तो यूटी है, तो पुरानी इस रॉयल स्टेट के जिसका नाम है JNK कश्मीर। अब देखो उसके 6 पार्ट बता रहा है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, POK, एनेक्साई चीन विद इंडिया। तो कह रहा है पाकिस्तान ने खुद ही आज अपनी बात से मुकर गया। हमेशा कहता था कि कश्मीर हमारा है, आज इसने लद्दाख अपने जो है चाइना के लिए लद्दाख अलग से छोड़ दिया, कह रहा हमारा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। एजुकेट करना मतलब फैसला लेना, डिसाइड करना, डिटरमिन करना। कह रहा द क्लेम्स टू सियाचिन एंड सर क्रीक दैट हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ सेवरल डिस्कशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑल्सो अ रिग्रेसिव स्टेप। कह रहे जो क्लेम्स है ना सियाचिन पे और सर क्रीक पे, जो दोनों इंडिया कंट्रोल करता आ रहा है ना, सियाचिन तो पाकिस्तान आजकल चाइना कर रहा है, तो कह रहे जो क्लेम है इन दोनों पे, जो कि रहे हैं सब्जेक्ट, जो कि रहे हैं एक मुद्दा बहुत डिस्कशंस का, बहुत ही बातचीत का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कह रहा है ये जो क्लेम है ना ये भी एक रिग्रेसिव स्टेप है, ये भी एक पीछे ले जाने वाला कदम है। जैसे हमने इन पे बहुत बातचीत की, हमने इन दोनों पे मुद्दे को सुलझाया, आज फिर से पाकिस्तान कर रहा है कि ये हमारे हैं, है ना। तो एक रिग्रेसिव स्टेप है, हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो रिग्रेसिव वर्ड को नोट करें, जो चीज़ आपको पीछे ले जाए इसका एंड नहीं होता प्रोग्रेसिव, जो चीज़ आपको आगे ले जाए। चलिए आगे बढ़े। कह रहा while both sides had reached an impasse on Siachen, the Sir Creek agreement had made considerable progress and was reportedly even resolved pending a political announcement in 2007। कह रहे जहां दोनों साइड पहुंच चुकी थी एक इम्पैस पे, एक गतिरोध पे सियाचिन के ऊपर। सियाचिन पे दोनों साइड्स अड़ गई थी, दोनों ना इधर जा रही ना उधर जा रही, आगे पीछे जो है दोनों साइड्स जाकर के अड़ गई थी। कह रहे जहां ऐसा हुआ सियाचिन पे, जो सर क्रीक अग्रीमेंट था ना उसने बना ली थी बहुत ही कंसीडरेबल प्रोग्रेस, उसमें बहुत ही नोटिस करने लायक जो है प्रोग्रेस हमने की थी। और कह रहे यहाँ तक कि वॉज ये रिपोर्टेडली यहाँ तक कि रिजॉल्व भी हो गया था एक पेंडिंग होते हुए पॉलिटिकल अनाउंसमेंट के 2007 के अंदर। तो कह रहे सियाचिन तो चलो मान लिया, इस पे तो दोनों की लड़ाई रही है, हमने बातचीत भी की है पर कभी भी इसका हल नहीं निकला। पर सर क्रीक के ऊपर तो दोनों ने बहुत प्रोग्रेस कर ली थी और हम सिर्फ और सिर्फ 2007 में एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट बाकी रह गई थी, बाकी सब हमने इस पर सुलझा लिया था। सेंटेंस पे देखने वाली चीज़, बोथ साइड्स की वर्ब है हैड रीच्ड, सर क्रीक एग्रीमेंट की वर्ब है हैड मेड, और सर क्रीक एग्रीमेंट की एंड के बाद दूसरी वर्ब है was reportedly even resolved। कंसिडरेबल वो चीज़ होती है जो सिग्निफिकेंट हो, कंसीडर करने वाली हो, नोटिसेबल हो, जो कि मानने लायक हो, ऐसी चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पैस वर्ड रोज आता है ना, गतिरोध।
क्योंकि अब चाइना से चल रहा है रोज़ का मामला, तो इम्पैस वर्ड रोज़ यूज़ होता है। तो इम्पैस का मतलब है जब चीज़ें रुक जाती हैं, डेडलॉक आ जाता है, फेस ऑफ होता है, ग्रिडलॉक होता है, स्टेलमेट होता है, जब चीज़ें आगे ना जाती ना पीछे आती हैं, गतिरोध आ जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं ईदर वे बोथ वर विदाउट डाउट डिस्प्यूटेड एरियाज एंड पाकिस्तान्स यूनिलेटरल क्लेम ओवर देम इज़ नॉट हेल्पफुल और कंड्यूसिव टू फ्यूचर रेजोल्यूशन। कह रहे किसी भी तरीके से, ईदर वे, कह रहे किसी भी तरीके से दोनों जो थे ना, सियाचिन और सर क्रीक, ये बिना किसी डाउट के डिस्प्यूटेड एरियाज थे। इन दोनों के ऊपर बहुत डिस्प्यूट था हमारा। कह रहे लेकिन जो पाकिस्तान का यूनिलेटरल क्लेम है ना, जो एक तरफा दावा जो है इनके ऊपर, ये ना तो हेल्पफुल होगा और ना ये फेवरेबल होगा फ्यूचर रेजोल्यूशन के लिए। अगर डिस्प्यूटेड एरिया है तो उसको डिस्प्यूट में रखो ना। आप बोल रहे हो हमारा है, तो फ्यूचर के अंदर इस पर आपसे बात ही कोई नहीं करेगा, है ना, क्योंकि आपने तो बोल दिया हमारा है। अब इस सेंटेंस पे देखने वाला वर्ड्स देख लेना। यूनिलेटरल आप जानते हैं, जिसका एक लेटरल तरफा हो। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, लेटरल मतलब होती है तरफाएं, मतलब बाजू, एक साइड्स। जब एक ही साइड से कोई काम होता है तो वो यूनिलेटरल होता है। आपने सुना होगा एक तरफा प्यार, तो वो यूनिलेटरल लव होता है, एक तरफा प्यार होता है ना। कंड्यूसिव के बाद में टू आता है। कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, फेवरेबल। दीज कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव टू माई स्टडीज। ये जो कंडीशंस हैं ये मेरी स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल नहीं है, जरा शोर कम करें, है ना। आप घर में बोल सकते हैं अपने छोटे बड़ों को कि दीज कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव टू माय स्टडीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। इनको जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करोगे ना अपनी लाइफ में, तब तक ये आपके लिए वोकैब रहेंगे। जिस दिन इंटीग्रेट कर लोगे उस दिन आपकी भाषा का पार्ट बन जाएंगे सारे के सारे वर्ड्स। कह रहे फाइनली, आखिरकार, द मूव ऑन जूनागढ़, अ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट हुज असेशन टू इंडिया वॉज एक्सेप्टेड बाय पाकिस्तान, ओपन्स अप अ होल न्यू डिस्प्यूट। कह रहा आखिरकार जो मूव है, जो हरकत है जूनागढ़ पे, जो कि एक पुरानी प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, राजा की रियासत हुआ करती थी, जिसका बढ़त, जिसका जुड़ जाना, जिसका असेशन इंडिया के अंदर एक्सेप्ट भी कर लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, ये जो मूव है ना, ये जो हरकत है, ओपन अप करती है, खोलती है एक टोटली नई डिस्प्यूट को, एक नए विवाद को। तो कह रहा है एक प्रिंसली स्टेट जिसको इंडिया में मिलाया गया था, पाकिस्तान की सहमति से मिलाया गया था, आज 70 साल बाद उस मूव को लेना, इस बात को बोलना, तो एक डिस्प्यूट नया पैदा करता है। वर्ड देखने वाला आया है असेशन, किसी चीज़ का मिला देना, एक्सटेंशन कर देना, एडिशन कर देना, इंक्रीज कर देना। असेशन टू इंडिया मतलब इंडिया के अंदर इसका एडिशन। चलिए, कह रहा वाइल जूनागढ़ वॉज इन कंटेंशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, द इशू वॉज सक्सेसफुली रिजॉल्व आफ्टर अ रेफरेंडम वॉज कंडक्टेड देयर इन February 1948, in which an overwhelming 95% of states residents voted to stay with India। बहुत सिंपल सेंटेंस है और इसमें खूबसूरत सा मैं आपको वोकैब वर्ड बताऊंगा, है ना। जहां जूनागढ़ कंटेंशन में था, देखो कंटेंशन मतलब झगड़ा, जहां जूनागढ़ कंटेंशन में था, झगड़े में था, वक्त पे पार्टीशन के जब बंटवारा हुआ था उस वक्त। कह रहे जहां ऐसा था, ये जो इशू था सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया था जब एक जनमत संग्रह, जब एक रेफरेंडम, जब एक पॉपुलर वोट हुआ था, कंडक्ट किया गया था वहां पे फरवरी 1948 में, जिसके अंदर ओवरवेलमिंगली, जिसके अंदर जरूरत से ज़्यादा तरीके से, जिसके अंदर गर्मजोशी के साथ 95% स्टेट के रेसिडेंट ने वोट किया था कि वो स्टे करना चाहते हैं इंडिया के साथ। तो यही हुआ था आज़ादी के वक्त। जूनागढ़ से पूछा गया था, जनमत संग्रह हुआ था, रेफरेंडम हुआ था, 95% जूनागढ़ियों ने बोला था वी वांट टू स्टे विद इंडिया। उसके बाद से इंडिया का पार्ट बन गया था और पाकिस्तान ने इस बात को मान लिया था। समझ गए ना सेंटेंस को। तो पहले था ये पार्टीशन के वक्त झगड़े की जड़, आज की डेट में झगड़े की जड़ नहीं था ये। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली ग्रामर और वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी वर्ड बहुत अच्छा है, रेफरेंडम यहाँ पे होता है अपनी कंट्री के अंदर, वैसे तो अपने भी बहुत कम होता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, है ना, ये सब के सब जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, आइसलैंड। तो इनके अंदर रेफरेंडम होता है, जब पब्लिक से कोई बात पूछनी होती है ना तो वोट पड़वा देते हैं, आप बता दो क्या करना है, जो पब्लिक बोलेगी वही सरकार करेगी। तो ये इसको बोलते हैं रेफरेंडम इंग्लिश के अंदर। अब देखो रेफरेंडम से मिलता जुलता एक वर्ड और भी है, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट ये अलग है रेफरेंडम से और एक जैसा भी है। अलग कैसे है? इसमें पब्लिक वोट नहीं करती, इसमें वोट करते हैं हमारे लीडर्स। मान लो लीडर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए, पार्लियामेंट में कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो जो वहाँ पे वोटिंग होगी उनके लोगों के बीच में, फॉर्मल या इनफॉर्मल, उस वोटिंग को बोला जाएगा प्लेबिसाइट। तो ये एक टाइप ऑफ रेफरेंडम है, पर ये होगा लीडर्स के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, और रेफरेंडम होता है पब्लिक के बीच में। तो दोनों टाइप ऑफ वोटिंग है, पर देख लेना दोनों अलग अलग ग्रुप होते हैं दोनों के, एक पब्लिक में, एक रूलर्स के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफरेंडम और प्लेबिसाइट वर्ड को नोट करके रखें, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। कह रहा है एज न्यू दिल्ली कंसीडर्स its next moves
on this provocation, it should be prepared for Pakistan taking all the issues it has raised with its new map to the international stage। कह रहा जैसे ही न्यू दिल्ली कंसीडर करती है अपने नए मूव को, नई हरकत को, आगे की कदम को, इस प्रोवोकेशन पे, इस उकसाने की चीज़ पे, तो कह रहा जैसे ही न्यू दिल्ली ये काम करे ना, आगे की मूव को, आगे की हरकत को, कदम को कंसीडर करे, इसको प्रिपेयर होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और कौन सा पाकिस्तान? जो टेक कर देगा सारे के सारे इश्यूज़ को। और कौन से इश्यूज़ को? जिसको इसने रेज़ किया है। और कैसे रेज़ किया है? अपने नए नक्शे के जरिए। और कहाँ करेगा रेज़? ये करेगा इंटरनेशनल स्टेज पे। तो कह रहे जो भी नया मूव बनाओ ये सोच के रखना, ये पाकिस्तान ने नक्शा सिर्फ दीवार पे टांगने के लिए नहीं बनाया है, ये लेकर के ये यूनाइटेड नेशंस के पास भी जाने वाला है। तो इंटरनेशनल ऑपरेशन भी करेगा इस पर, इंटरनेशनली इसको जो है सबके सामने रखेगा। कह रहा है पाकिस्तान, देख लेना न्यू दिल्ली की वर्ब है कंसीडर्स, सिंगुलर है तो पीछे एस आ रहा है वर्ब के, इट की वर्ब है शुड बी प्रिपेयर्ड, और इस इट की वर्ब है हैज रेज्ड। कह रहा है पाकिस्तान सेक्शंस while on completely bilateral matters come in conjunction with map related issues with India faces today on two other fronts। कह रहा है पाकिस्तान की जो हरकतें हैं ना, एक्शंस हैं, जो कि वाइल जहाँ की वो टोटली बायलेटरल मैटर्स पे हैं, ऐसे मुद्दों पे हैं जो दो तरफा हैं, पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर। कह रहा है ये आते हैं कंजंक्शन के साथ, इन कंजंक्शन विद, ये आते हैं मिल करके, जुड़ करके मैप रिलेटेड इश्यूज के, जिनको इंडिया फेस कर रहा है, सामना कर रहा है दो दूसरे फ्रंट्स के ऊपर, दूसरे मोर्चों के ऊपर। कह रहा है पाकिस्तान के भले ही जितने भी एक्शन हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच के हैं, पर ये आ कब रहे हैं? कंजंक्शन विद आ रहे हैं चाइना और नेपाल के मुद्दे, जो चाइना और नेपाल जो मैप बना रहे हैं उसके साथ में। कह रहा विद चाइना एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑन लद्दाख एंड विद नेपाल एट काला पानी एंड लिम्पियाधुरा। कह रहा है ये चाइना के साथ LAC पे और नेपाल के साथ इन दोनों जगहों पे। अब देखो ये जगह कौन सी हैं? कह रहा है विच नेपाल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इशूड अ न्यू मैप अबाउट, जिनके बारे में नेपाल की गवर्नमेंट ने भी इशू कर दिया है एक नया मैप। तो अब ये पूरी की पूरी प्लानिंग बता रहे हैं। कह रहे हैं चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और नेपाल तीनों आपस में मिलकर के नक्शे बना रहे हैं ताकि इंडिया को प्रेशर में लाया जाए। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स देख लेना। इन कंजंक्शन विद, ये अपने आप के अंदर एक जो है प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है टुगेदर, जुड़ करके। बायलेटरल, जैसे ऊपर यूनिलेटरल आया था उसी की बायलेटरल बना दी है। यूनिलेटरल एक तरफा, बायलेटरल मतलब दो तरफा। सिंपल सेंटेंस है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है इट इज़ श्योरली नो कोइंसिडेंस दैट ऑल थ्री कंट्रीज ऑब्जेक्टेड टू द मैप न्यू दिल्ली हैज़ इशूड इन 2019। कह रहा है ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है, पक्का ही इन तीनों चीज़ों के बीच में कोई इत्तेफाक नहीं है कि तीनों कंट्री ने ऑब्जेक्ट किया था उस मैप के लिए जिसको नई दिल्ली ने इशू किया नवंबर 2019 में। हमने नवंबर 2019 में कश्मीर को तोड़ करके, उसके टुकड़े करके, उसकी यूटी बना करके एक नए नक्शे को बताया था, है ना। तो अगर कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है कि तीनों कंट्रीज़ ने उस वक्त इनको ऑब्जेक्ट किया था, इस नक्शे के सामने अपना विरोध जताया था। अब देखो कैसे ऑब्जेक्ट किया था। कह रहा ऑलबीट फॉर डिफरेंट रीजन्स, हालांकि अपने अलग अलग रीजन्स की वजह से। नेपाल को कुछ और चाहिए, चाइना को कुछ और चाहिए, पाकिस्तान को कुछ और चाहिए। कह रहा एंड न्यू दिल्ली मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड टू डील विद द थ्री प्रॉन्ग्ड कार्टोग्राफिक चैलेंज। कह रहा न्यू दिल्ली को होना ही चाहिए, मस्ट भी होना ही चाहिए, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड इस डील विद करने के लिए, टैकल करने के लिए, निपटने के लिए इस तीन प्रॉन्ग्ड कार्टोग्राफिक चैलेंज को, इस 3 पॉइंट वाले नक्शे से जुड़े हुए चैलेंज को। कह रहा जो कि इट विल फेस, ये फेस करेगा इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले मंथ्स के अंदर। तो कह रहे तीनों ने मिल करके ही ऑब्जेक्ट किया था 2019 में ही, आज भी तीनों मिल करके नक्शे बना रहे हैं। नई दिल्ली को एक से नहीं 3 से निपटना है। 3 प्रॉन्ग्ड कार्टोग्राफिक चैलेंज इसके सामने है, आने वाले मंथ में इसको डील विद करना पड़ेगा तीनों कंट्रीज के साथ अलग अलग। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स देख लेना। ऑलबीट का मतलब होता है ऑल्दो या इवन दो या हालांकि, है ना, ऑलबीट। 3 प्रॉन्ग्ड मतलब जिसके 3 प्रॉन्ग्स हों, 3 लेग्स हों, 3 पॉइंट्स हों, है ना। 3 प्रॉन्ग्ड हर वो चीज़ होगी जिसके 3 पॉइंट्स होंगे। तो प्रॉन्ग वर्ड को नोट करें आप, 4 प्रॉन्ग्ड भी हो सकती है, 5 प्रॉन्ग्ड भी हो सकती है, 6 प्रॉन्ग्ड भी हो सकती है ना। जिसके जितने पॉइंट होंगे वो चीज़ उतनी प्रॉन्ग्ड होगी। सिंपल एडिटोरियल था आज का, आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। जरूर से ग्रामर सीरीज को फॉलो करें अगर आप बिगनर हैं, इन एडिटोरियल्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो वहीं से मैं आपका बेस बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आप इस लेवल तक उठ करके आ सकें। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को अपडेट करें, साथ ही साथ एक वीडियो को लाइक और एक शेयर दें सोशल मीडिया पे। मुझे हेल्प करें चैनल को प्रमोट करने की, वीडियोज़ को सबकी रीच में लाने की। फिर मुलाकात लूँगा, कल तक के लिए साइनिंग आउट।